जय जवाहर दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं रविशंकर यादव स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। चलिए, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी आधुनिक भारत का इतिहास, और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोगों ने देखा यूरोपियों का आगमन, फिर ब्रिटिश विजय और उसके बाद ब्रिटिशों की भू राजस्व नीति। और भू राजस्व की नीति के परिणाम स्वरूप हमने देखा कृषि का वाणिज्यीकरण और साथ में क्या विऔद्योगीकरण और आधुनिक उद्योगों की स्थापना, है ना। इसके बाद हमने देखा कि उनकी जो आर्थिक नीति के अंतर्गत ही अब जो हमारा बच गया है वो है आपका क्या, धन का दोहन। ये धन का दोहन, ये शब्द है क्या, इसका सेंस क्या है, इसका मतलब क्या है, इस चीज़ को अभी हम लोग समझेंगे। इसमें अपने को देखना क्या है, मुख्यतः धन का दोहन क्या है, साथ में उससे संबंधित फैक्ट और तरीका क्या था, किस किस तरीके से भारत से धन का दोहन होता है ना, ये तरीका था। तो धन का दोहन अब बोला किसको जाता है, इसकी अगर बात की जाए तो बोला जाता है किसी भी देश से धन का दूसरे देश में एक तरफा प्रवाह। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, किसी भी देश से दूसरे देश में, किसी भी देश से अन्य देश में धन का एक तरफा प्रवाह, धन का एक तरफा प्रवाह, अर्थात बाहर गए धन के बदले, बाहर गए धन के बदले देश में कुछ भी नहीं आना, देश में कुछ भी नहीं आना। बात समझ रहे हैं आप लोग, क्या बोल रहा हूँ मैं, इसका डेफिनेशन दे रहे हैं हम, और बोल रहे हैं कि भाई जब क्या होता है, किसी देश से ना कंटिन्यू धन निकल कर दूसरे देश में जा रहा है, और जिस देश में जा रहा है उस देश से उस धन के बदले कुछ भी नहीं आ रहा है, मतलब एक तरफा प्रवाह। तो यही जो एक तरफा प्रवाह है, इसी को बोला जाता है धन का दोहन, है ना। और यह जो हुआ ब्रिटिश काल में या औपनिवेशिक काल में, भारत से इस धन का प्रवाह कहाँ होने लगा, ब्रिटेन में। ये जो था भारत से धन का प्रवाह कहाँ हो रहा था, ब्रिटेन में हो रहा था। अब कैसे हो रहा था, कौन कौन से तरीका थे, इसकी हम लोग बात करेंगे अभी थोड़ी देर बाद। ठीक है, तो हमने सबसे पहले बताया कि धन का दोहन होता क्या है। अब हम बात करते हैं इससे संबंधित कुछ फैक्ट की। देखो, फैक्ट की यदि बात की जाए, कौन कौन से तथ्य आता है, तो इससे संबंधित कुछ व्यक्तियों के नाम, उनके बारे में कुछ बातें, यही सब हम लोग जानेंगे फिलहाल। सबसे पहले यदि बात किया जाए तो ये बात आता है कि सर्वप्रथम धन के अपव्यय का मुद्दा, धन के अपव्यय का मुद्दा राजा राममोहन राय ने उठाया था। याद रखिएगा, राजा राममोहन राय ने उठाया था। ठीक है जी। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है दादा भाई नौरोजी। बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, आपको याद रखना पड़ेगा इसको, दादा भाई नौरोजी। इन्होंने क्या किया, तो 1867 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक हो रही थी। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक में अपने लेख, इनका एक लेख था, ये लेख का नाम क्या था, ब्रिटिश डेप्थ टू इंडिया, ब्रिटिश डेप्थ टू इंडिया। तो याद रखिएगा मैं क्या बताना चाह रहा हूं यहां पर, सर्वप्रथम धन के दोहन शब्द का इस्तेमाल किया, धन के दोहन शब्द का इस्तेमाल किया। तो याद रखिएगा
क्या बता रहा हूँ मैं इनके बारे में। तो दादा भाई नौरोजी ने क्या किया था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की जो बैठक चल रही थी लंदन में, इस बैठक में उन्होंने एक लेख लिखा जिसका लेख का नाम क्या था, ब्रिटिश डेब्ट टू इंडिया। और इस लेख में इन्होंने सर्वप्रथम धन के दोहन शब्द का क्या किया, इस्तेमाल किया और धन का दोहन का सिद्धांत दिया। धन के दोहन का क्या किया, सिद्धांत दिया। तो सर्वप्रथम धन के दोहन शब्द का प्रयोग कर क्या किया, तो धन के दोहन का क्या किया, सिद्धांत दिया। याद रखिएगा, ये तो दादा भाई नौरोजी थे, इनका मानना था, इस दादा भाई नौरोजी का मानना था, इन्होंने क्या बोला था, दादा भाई नौरोजी ने इन्होंने कहा था कि भारतीय राजस्व का 1/4 हिस्सा, कितना बोला था, 1/4 हिस्सा। इनका मानना था या इन्होंने बोला था इस थ्योरी में कि भारतीय राजस्व का 1/4 हिस्सा क्या होता है, भारत से बाहर चले जाता है, भारत से बाहर ब्रिटेन चले जाता है। कहाँ चले जाता है, ब्रिटेन। तो इन्होंने क्या बोला था, भारतीय राजस्व का 1/4 हिस्सा भारत से बाहर ब्रिटेन चला जाता है और यहाँ पुनः ऋण के रूप में वापस आता है। ऋण के रूप में क्या होता है, वापस आता है, ऋण के रूप में वापस आता है और फिर से मूलधन और ब्याज सहित वापस जाता है। मूलधन प्लस ब्याज सहित क्या होता है, वापस चला जाता है। बात समझ रहे हो आप लोग मैं क्या बोल रहा हूँ। दादा भाई नौरोजी ने ये बात बोला था, क्या बोला था, सर्वप्रथम तो इन्होंने ब्रिटिश डेब्ट टू इंडिया नामक लेख में धन के दोहन के शब्द का प्रयोग करके धन के दोहन का सिद्धांत दिया। और उन्होंने क्या बोला कि भाई भारतीय राजस्व का कुल 1/4 भाग कहाँ चले जाता है, भारत से बाहर ब्रिटेन चला जाता है और वह पुनः ऋण के रूप में भारत आता है और फिर से यहाँ ब्याज और ऋण, मूलधन और ब्याज के रूप में क्या हो जाता है, वापस चला जाता है। इस प्रक्रिया को दादा भाई नौरोजी ने अनिष्टों का अनिष्ट कहा था। अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, याद रखिएगा। और इस प्रक्रिया का विरोध, ये जो कथन बोला था दादा भाई नौरोजी ने, जो बात बोला था, इसका विरोध किया सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान, इस सर सैयद अहमद खान ने क्या किया था, इसका विरोध किया था, याद रखिएगा। तो दादा भाई नौरोजी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसके बारे में थोड़ा सा आपको याद रखना है। क्या बोल रहा हूँ, याद रखिएगा कि कुल राजस्व का 1/4 भाग ब्रिटेन से बाहर फिर आता है पुनः ऋण के रूप में और मूलधन और ब्याज के साथ फिर से वापस चला जाता है। इस प्रक्रिया को अनिष्टों का अनिष्ट कहा। और इस कथन का विरोध किसने किया, तो सर सैयद अहमद खान ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। लंदन का ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक और साथ में ब्रिटिश डेब्ट टू इंडिया, ये लेख का नाम याद रखिएगा। अब आता है आगे कि इन्होंने एक बुक लिखा था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। इनका बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये बुक का नाम किसका है, किसका बुक है, तो दादा भाई नौरोजी की बुक है, याद रखिएगा थोड़ा। ठीक है, अब दादा भाई नौरोजी ने ये बात किया था, इसी बात को महादेव गोविंद रनाडे है ना, याद रखिएगा, महादेव गोविंद रनाडे, इन्होंने पुणे की सभा में बोला था। तो क्या बोला था कि भारतीय राजस्व का 1/3 हिस्सा क्या होता है, भारत से बाहर जाता है।
कितना बाहर जाता है? तो भारतीय राजस्व का 1/3 हिस्सा भारत से बाहर जाता है। ऐसा किसने बोला था? तो महादेव गोविंद रानडे ने पुणे की सभा में कहा था। ठीक है, याद रखिएगा थोड़ा सा। अब बात आता है कांग्रेस की। तो कांग्रेस ने क्या किया था? कांग्रेस ने 1896 के कलकत्ता अधिवेशन में धन के दोहन का प्रस्ताव स्वीकार किया। तो इस अधिवेशन में क्या किया था? धन के दोहन का प्रस्ताव स्वीकार किया था। धन के दोहन का प्रस्ताव स्वीकार किया। किसने किया था? तो कांग्रेस ने। ठीक है, इसके बाद आप याद रखिएगा 1901 का ईयर, 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले इन्होंने क्या किया था? गोपाल कृष्ण गोखले ने इन्होंने क्या किया था? तो केंद्रीय विधान परिषद में तो याद रखिएगा क्या बोल रहा हूं मैं, 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले ने केंद्रीय विधान परिषद में धन के दोहन के मुद्दे को उठाया था। तो इस परिषद में क्या किया था? धन के दोहन के मुद्दे को केंद्रीय विधान परिषद में उठाया था। किसने उठाया था? तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1901 में। याद रखिएगा। इसी प्रकार एक नाम याद रखिएगा, आर.सी. दत्त। इन्होंने एक बुक लिखा था, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। चलिए, तो मैं क्या बता रहा हूँ धन के दोहन के संदर्भ में, फैक्ट में। तो सर्वप्रथम राजा राम मोहन राय ने क्या किया? धन के अपव्यय के मुद्दे को उठाया। उसके बाद मेन इसमें जो नाम आता है वो है दादा भाई नौरोजी का। क्यों इन्होंने धन के दोहन शब्द का इस्तेमाल किया, धन के दोहन का सिद्धांत दिया। जो ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की बैठक थी 1867 की, इस बैठक में जो इन्होंने लेख लिखा था, कौन सा लेख? ब्रिटिश डेप्थ टू इंडिया। इस लेख में इस मुद्दे को उठाकर इस शब्द का प्रयोग किया और यह सिद्धांत दिया। इनका कहना क्या था? इनका कहना था कि भारतीय राजस्व का 1/4 हिस्सा भारत से बाहर चले जाता है, जो पुनः ऋण के रूप में आता है और मूलधन और एक्स्ट्रा ब्याज लेकर फिर से वापस चला जाता है। इसको इन्होंने, इस प्रक्रिया को क्या बोला था? अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, जिसका विरोध सर सैयद अहमद खान ने किया था। उसके बाद क्या बता रहा हूँ, इनकी एक बुक थी, दादा भाई नौरोजी की बुक है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल ऑफ इंडिया। उसके बाद क्या बताया? महादेव गोविंद रानडे ने क्या किया था? पुणे महासभा में या पुणे की सभा में इस बात को बोला कि भारतीय राजस्व का 1/3 हिस्सा कहाँ चले जाता है? भारत से बाहर चला जाता है। कांग्रेस ने धन के दोहन संबंधी प्रस्ताव को कलकत्ता अधिवेशन में क्या किया था? प्रस्ताव पारित किया था। इस चीज़ को याद रखिएगा। और 1901 में जो गोपाल कृष्ण गोखले थे, इन्होंने केंद्रीय विधान परिषद, जिसको इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोला गया है, ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये केंद्रीय विधान परिषद को बोला जाता था, इसमें क्या किया था? उस मुद्दे को उठाया था। और एक व्यक्ति है आर.सी. दत्त, इनकी बुक का नाम याद रखिएगा, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इन्होंने क्या लिखा था? यह बुक लिखा था। चलिए, तो हमने क्या क्या देख लिया? हमने यहाँ 2-3 बातें को समझा जो आपको बताना है। मैं क्या बोला? धन के दोहन में अपने को 3 चीज़ पढ़ना था। पहला क्या है? मैं बता दिया कि धन का दोहन किससे बोलते हैं। दूसरा, मैं इससे संबंधित फैक्ट बताया। तो ये 4-5 नाम जो बताया, अधिवेशन बताया, बुक का नाम बताया, ये सब आपको याद रखना है बिल्कुल। अब नेक्स्ट आता है क्या? तरीके। तो तरीके की यदि बात करें तो धन के दोहन के तरीके क्या क्या थे? तो ये जो तरीका था, ये था आपका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से धन का दोहन होता था भारत से। तो प्रत्यक्ष रूप से कैसे भारत का धन बाहर जाता था? तो इसकी बात यदि करें तो बोला जा रहा है क्या? प्रत्यक्ष दोहन में सबसे पहले तो होता था क्या? लिए गए ऋण पर ब्याज के रूप में
जो ब्रिटिश गवर्नमेंट से ऋण लिया जाता था भारत सरकार के द्वारा, वह ब्याज जाता था, ठीक है, ब्याज के रूप में जाता था पैसा। दूसरा क्या बोला जा रहा है, कंपनी के अधिकारी और कर्मचारियों का वेतन और पेंशन, इस रूप में भी भारत से पैसा बाहर जाता था। तीसरा क्या बोला जा रहा है, कंपनी के अधिकारियों को जो उपहार दिया जाता था, अधिकारियों को उपहार, इस रूप में भी भारत से बाहर जाता था पैसा। और साथ में क्या बोला जा रहा है, तो कंपनी के शेयर धारकों को लाभ के रूप में, तो याद रखिएगा कंपनी के शेयर धारकों को ना लाभ के रूप में भी क्या किया जाता था, पैसा दिया जाता था, है ना। और ये सभी पैसा क्या हो रहा था, भारत से बाहर जा रहा था, जिसके बदले भारत में कुछ भी नहीं आ रहा था, एक तरफा प्रवाह हो रहा था, जिसको हमने क्या बोला, धन का दोहन कहा है। अब अप्रत्यक्ष रूप में क्या हो रहा था, तो कच्चे माल का निर्यात होता था, कच्चे माल का निर्यात। क्यों कच्चे माल का निर्यात आ रहा है, क्योंकि मैं बताया हूँ कच्चे माल को खरीदने के लिए ब्रिटेन से पैसा नहीं आता था, बल्कि भारतीय राजस्व से ही क्या किया जाता था, यह कच्चा माल खरीदा जाता था और उसको ब्रिटेन भेज दिया जाता था। इसके अलावा क्या, चीन के द्वारा, चीन से व्यापार संतुलन हेतु, चीन में क्या करना, चीन में अफीम भेजना। तो क्या बोला जा रहा है, चीन में व्यापार संतुलन हेतु चीन में क्या भेजना, अफीम भेजना। तो याद रखिएगा यह कुछ कारण थे जिसके वजह से क्या हो रहा था, भारत से धन का दोहन हो रहा था। तो ये प्रत्यक्ष दोहन है जो डायरेक्ट पैसा जा रहा था, और अप्रत्यक्ष रूप में क्या, कच्चे माल का निर्यात हो रहा था, और दूसरी तरफ क्या, चीन से व्यापार संतुलन के रूप में भारत से चीन क्या भेजा जाता था, अफीम भेजा जाता था। तो भारत से अफीम बाहर जा रहा है, लेकिन उसके बदले में कुछ आ नहीं रहा है। और अफीम क्या होता था, वह उत्पादन करते थे कृषक, उनकी मेहनत लगती थी, तो कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वस्तुओं के रूप में पैसा बाहर जा रहा था, और प्रत्यक्ष रूप में डायरेक्ट पैसे के रूप में, धन के रूप में क्या जा रहा था, पैसा बाहर जा रहा था। तो इसी को बोला गया था क्या, धन के दोहन का सिद्धांत। याद रखिएगा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मोस्टली इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट नाम है वो आपका क्या है, दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी को भी अच्छे से याद रखना है, ठीक है जी। चलिए तो नेक्स्ट टॉपिक अब अगला लेकर आएंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।